हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा था कि क्यों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज से भी समझाया था और ग्राफिकली भी आपको समझाया था कि हम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो रहा है। इवन अब हम बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं और बड़ी आसानी से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दूसरा तरीका थर्मोडायनेमिक्स से है जो कि थोड़ा लेंथी है बट कंसेप्चुअल है और उसमें हम एज सच कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करते हैं। राइट, हम दोनों तरीके से करेंगे। हाँ, बट जो थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड है वो जेई में नहीं है या एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो सिलेबस में है वो तो ग्राफिकल वाला है। बट मुझे लगता है कि सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो यहां पर लास्ट क्लास में जैसे हमने एक कर्व प्लॉट किया था, एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देन इसमें अगर हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, P वर्सेस T का कर्व है। T नॉट टेम्परेचर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। हम कह रहे हैं अगर ये T नॉट टेम्परेचर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स ये P नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है। ये P नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है। ये P1 सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर, P2 सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर है, T नॉट टेम्परेचर। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन 1 और 2 दोनों ही वेपराइज हो, T1 और T2 है। अब यहां पर सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं वो डाइल्यूट होने चाहिए, तब तो जो वैलिडिटी है वो जाता है। तो ये मानते हुए कि जो सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं ये सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, तो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग होगी वो कम होगी, यानी ये कर्व्स जो होंगे वो एक दूसरे की काफी क्लोज होंगे। और अगर ये कर्व्स एक दूसरे की काफी क्लोज है तो ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट आपको यहां दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं O, A, B, C और D ये ट्राइंगल वाला पार्ट मान सकते हैं और इन कर्व्स को भी हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। यू सोचे आप छोटा सा पार्ट था जिसको आपने क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। छोटे से पार्ट को हमने एनलार्ज कर दिया तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें यहां से तो हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ट्राइंगल OAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि OB अपॉन OA इक्वल्स टू OD अपॉन OC। ठीक है, OB यानी T2 माइनस T0, T1 माइनस T0 इक्वल्स टू OD की वैल्यू P0 माइनस P2 एंड P0 माइनस P। T2 माइनस T0 इसे हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2 एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। ये है एलिवेशन लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 2, P0 से P2, lowering in vapor pressure for solution 2, lowering in vapor pressure for solution 1। That means यहां से हम क्या कह सकते हैं कि elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। lowering in vapor pressure रेशियो सेम आ रहा है, यानी elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। जो भी proportionality constant होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप रेशियो ले रहे हो तो। राइट, अब यहां पर जस्ट इससे पहले लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस किया था। T0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। राइट, यहां पर हम देखें तो अगर कोई सॉल्वेंट हम फिक्स कर दें, अगर सॉल्वेंट फिक्स कर दिया तो ये वाली वैल्यू फिक्स होगी, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया तो ये P0 भी फिक्स हो गया।
और ये वैल्यू क्या, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी सॉल्यूट की मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट चेंज होते ही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्यूट बदल रहे हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। सॉल्यूट बदलने पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कब चेंज होगा, जब आप सॉल्वेंट बदल रहे हो। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा पी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो डेल्टा टीबी यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम केबी से लिखते हैं, केबी इंटू एम, जहां पर जो केबी है दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉडी, एलिवेशन इन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर हम इसने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, या वैसे इसका एक और नाम भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक और नाम भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में मोस्टली केबी आपको गिवन होगा, मोलरिटी पता है तो हम डेल्टा टीबी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा टीबी फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हाँ, ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला तब आया है जब हमने यहां पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट माना है, डाइल्यूट माना है, इसीलिए यहां पर भी ये पी नॉट है लेकिन मोलरिटी कंसिडर किया। चाहो तो आप लिख सकते हैं यहां पर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखा जाए तो ये जो पूरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है, क्योंकि इन कर्व्स को भी हमने स्ट्रेट लाइन माना है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अगर क्वेश्चन आता है डेटा अगर 1m की वैल्यू 0.1 हो या 1m हो या 2m हो, पुट करके आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। बस ये कह सकते हो कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हमारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ज्यादा मैच करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हमारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कम मैच करेंगे, ये हम कह सकते हैं। तो फाइनली एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाइड बाय एम। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वर्ड कहां से आया कि जब मोलरिटी 1 होगी तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। बट इस केबी का भी एक फॉर्मूला है, केबी का भी एक फॉर्मूला है, हम केबी थियोरेटिकली भी निकाल सकते हैं, बट अगर उसका फॉर्मूला डिराइव करना है केबी का तो हमें थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स वाले मेथड से जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस केबी की वैल्यू भी निकल के आती है, और ये जो अप्रोक्सीमेशंस किए हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जैक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, चलिए थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो वापस से रिकॉल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर, ये तो एक तरीका हो गया, अब थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से हम इसको डिराइव करें। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेट मेथड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो कर्व है ये क्या बताता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर को बताता है। हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हो ना इसकी इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उसकी अब बात करते हैं। जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, ये कोई रिएक्शन है और किसी टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पर, किसी टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पर
अगर ए बी में कन्वर्ट होता है या बी ए में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा जी 0। इसका मतलब ए की गिव्स एनर्जी बी की गिव्स एनर्जी के बराबर एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर T। अब हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया और इस तरह से चेंज किया कि अभी भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, अभी भी इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। जैसे वाटर 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर, लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, तो क्या केवल 1 एटमॉस्फेयर 373 पर ही है? नहीं, और किसी प्रेशर और टेम्परेचर पर भी ये दोनों इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। इनफैक्ट ट्रिपल पॉइंट पर तो तीनों ही इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर टी और पी टेम्परेचर पर तो ही। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को dt से और प्रेशर को dp से चेंज कर दिया, dt और dp से चेंज कर दी, यानी यहां पर चेंज कर दिया तो ये गिव्स एनर्जी इसकी होगी Ga डैश और Gb डैश। बट इस तरह से चेंज किया कि अभी भी ये इक्विलिब्रियम पर है एट t प्लस dt और p प्लस dp। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या इनको हम रिलेट कर सकते हैं? तो ये A की गिव्स एनर्जी है, ये T टेम्परेचर पर, ये T प्लस dt टेम्परेचर पर। तो गिव्स एनर्जी में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? dg इक्वल्स टू vdp माइनस sdp, ये फॉर्मूला होता है। हमने टेम्परेचर को dt से चेंज किया, प्रेशर को dp से चेंज किया, तो ये गिव्स एनर्जी में चेंज है। तो चेंज इन गिव्स एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं Ga डैश माइनस Ga, ये A के लिए लिख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ A dP माइनस एंट्रोपी ऑफ A इंटू dP। ये A के लिए गिव्स एनर्जी में चेंज जब टेम्परेचर हमने T से T प्लस dt कर दिया। B के लिए भी गिव्स एनर्जी ऑफ B इक्वल्स टू VB dP माइनस SB dP। राइट, अब यहां पर हमें पता है ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां पर इन दोनों को इक्वेट करके मैं रीअरेंज कर रहा हूं, बी वाली टर्म इधर ला रहा हूं, ए वाली टर्म इधर लेके जा रहा हूं, तो एस बी माइनस एस ए इंटू डी टी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इंटू डी टी, यानी dP अपॉन, या चलिए एक स्टेप पहले और लिख देते हैं, एंट्रोपी चेंज इंटू dT, वॉल्यूम में चेंज इंटू dP, तो dP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा P। dP अपॉन dP इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा P। एक बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है ये, जिसे क्लेपेरॉन इक्वेशन, दिस इज नॉन एज क्लेपेरॉन इक्वेशन। dP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। यूज क्या वो भी मैं बताऊंगा, अभी हम उस पर आएंगे जो कर्व जैसे मैंने स्टार्ट किया था, बट अभी तो ये पार्ट आया है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, अभी भी मान रहे हैं कि यानी टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम पर है, अभी भी इक्विलिब्रियम पर है, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यानी टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज का रेशियो है, मतलब dP अपॉन dt है, वो डेल्टा S अपॉन डेल्टा V के रेशियो के बराबर होना चाहिए। राइट, अब ये तो एक जनरल केस था, अब मैं यहां पर आ रहा हूं, कोई फेज चेंज हो रहा है, ए लिक्विड से ए गैस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की हम बात करें, ए लिक्विड से ए गैस, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो dP अपॉन dt, एंट्रोपी चेंज लिक्विड से गैस,
वेपराइजेशन में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच बाई टी। और इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टी टेम्परेचर पर भी इक्विलिब्रियम पर है, टी प्लस dt पर भी इक्विलिब्रियम पर है, तो सिंस इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा एच बाई टी यूज कर सकते हैं। और डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और अगेन हमें ये भी पता है कि गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो dP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं क्या लिख सकता हूं, nRT, ये एक मोल के लिए लिखा है, डेल्टा एच बाई टी भी एक मोल का डेल्टा एच है, तो यहां पर ये एक मोल के लिए तो RT अपॉन पी। इसी को रीअरेंज कर दो तो dP अपॉन पी इधर आ गया, डेल्टा एच अपॉन R dP अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट्स लगा रहा हूं, तो ln, वैसे मैं आपको बता दूं ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये बेसिकली dP अपॉन dt इस कर्व का स्लोप है, ये इस कर्व का स्लोप बता रहा है आपको। और अगर आपको इस कर्व की इक्वेशन चाहिए तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दिस dP अपॉन dt ये इसका स्लोप है, बिकॉज ये कर्व क्या है, ये क्या बता रहा है, इस T1 टेम्परेचर, T1 प्रेशर पर इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं अब टेम्परेचर को dt से चेंज करूंगा और प्रेशर को dP पर इस कर्व के अलॉन्ग, तो भी सिस्टम किस स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम की स्टेज, ये भी एक इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमें इस कर्व का क्या पता चल रहा है, स्लोप पता चल रहा है, और यही आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। खैर कह सकते हो सर ये तो इक्वेशन कोई नई नहीं है, ये तो आपके लिए पुरानी है, क्योंकि जो वांट ऑफ इक्वेशन हम लिखते हैं ln K2 अपॉन K1, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर लिक्विड से गैस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते ही किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पर ln K2 अपॉन K1 में आप वेपर प्रेशर भी पुट कर सकते हो, तो ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यानी ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि अगर किसी T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है तो T2 टेम्परेचर पर आप यहां से वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। खैर बात है कि कुछ नया तो रिजल्ट निकल के नहीं आया, पर जो तरीका हमने यूज किया इसको डिराइव करने का वो एकदम नया है। आप देखिए वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव करने का तरीका बिल्कुल अलग था, वहां पर लॉजिक बिल्कुल अलग है, यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल अलग है। वहां पर हमने VdP माइनस SdT ये इक्वेशन यूज नहीं की थी, यहाँ पर ये इक्वेशन यूज की, बट दोनों के एंड रिजल्ट सेम है। एंड रिजल्ट सेम है यानी कॉन्सेप्ट में दम है, कह सकते हैं आप, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ लेकिन अब हमारा पर्पस क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा पर्पस तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो यहां से कैसे निकल के आएगा, ये तो बात होगी वेपर प्रेशर की। चलिए अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे निकलेगा यहां से, अब वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर फिर से ये किसी सॉल्वेंट का कर्व है और ये किसी सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये T0, ये T1 और ये P। अब हमें सॉल्व इसको किसके लिए करना है, सॉल्यूशन के लिए करना है। तो अब हम इस इक्वेशन को, यानी ये भी क्या है, सॉल्यूशन में आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये जो dP अपॉन dt है ये इस कर्व का भी स्लोप है, इस कर्व का भी स्लोप है। यहां पर भी लिक्विड सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हमें इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। मैं इस इक्वेशन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर, dP अपॉन P डेल्टा H अपॉन R dt अपॉन T। यहां पर लिमिट्स बहुत ढंग से लगाना, वहीं पर मिस्टेक होती है। लिमिट्स टेम्परेचर यहां से अगर हम देखें तो ये T1, इस पॉइंट पर टेम्परेचर T0, तो प्रेशर कितना है यहाँ पर, यहाँ टेम्परेचर T0 है लेकिन इस पॉइंट का प्रेशर P0 है। टेम्परेचर यहाँ T1 होगा, प्रेशर यहाँ P0 होगा। यहां पर मैं बता दूं P0 जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जिसे हम नॉर्मली PS लिखते हुए आए हैं। सॉल्वेंट P0 ही लिखते आ रहे हैं, गलत बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं।
P नॉट तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, हाँ, लेकिन P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसे हम PS लिखते हुए आ रहे हैं। P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसे हम PS लिखते हुए आ रहे हैं, वो यहां पर मैंने P1 लिखा है। T नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, T1 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ln P नॉट अपॉन T1 डेल्टा H अपॉन R 1/T स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/T, -1/T तो मैं लोअर लिमिट पहले पुट कर देता हूं, T नॉट अपॉन T। ठीक है, आप इस P1 को PS की तरह सोच सकते हो। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमें इसको रीअरेंज करना है थोड़ा, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं। माइनस साइन लगा दिया मैंने, तो ये P1 अपॉन P नॉट हो गया, P1 अपॉन P नॉट। तो इंटीग्रेट करने के बाद P नॉट अपॉन P1 डेल्टा H अपॉन R 1/T नॉट -1/T1, जहां पर ये P नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, T नॉट जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और T1 जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। यहां से आप T1 फाइंड आउट भी कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ये P1 पुट करो, P1 कैसे आएगा? तो ये राउट सोर्स से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PT इक्वल्स टू XA नॉट से आप P1 निकाल सकते हो। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, तो यहां से हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि यहां पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, यहां से आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाय M, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए किया था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अब फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है। यहां से क्या फॉर्मूला आता है वो अब मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा रीअरेंज करना होगा, कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होंगे, क्योंकि अब हम बात जो करेंगे, अभी तक हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात नहीं की थी, बट अब जो हम बात करेंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की करेंगे। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं। एक तो इसको उल्टा लिख देते हैं, P1 अपॉन P नॉट, तो माइनस साइन आ जाएगा, ln 1 माइनस P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट। चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे P नॉट माइनस P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो P1 अपॉन P नॉट रह जाएगा माइनस साइन के साथ। यहां पर डेल्टा H अपॉन R T1 माइनस T नॉट अपॉन T1 अपॉन T1 इंटू T नॉट। ये ln 1 माइनस x है और हमें पता है कि P नॉट माइनस P1, ये वैल्यू तो डेफिनेटली P1 से तो कम होगी। और सिंस डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो लोअरिंग जो होगी वो बहुत कम होगी, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 1 से बहुत कम होगी। यानी ln 1 माइनस x में हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू 1 से बहुत कम है। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ln 1 माइनस x का जो एक्सपेंशन होता है, अगर x बहुत कम है तो माइनस x रह जाता है केवल, तो माइनस माइनस प्लस, तो P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R T1 माइनस T नॉट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय T1 इंटू T नॉट। देखिए अगेन अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो होगा, बट सिंस डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये बहुत कम होगा। जनरली 0.5 केल्विन, 1 केल्विन, 1.5 केल्विन इस तरह का होता है। नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट 300, 400 केल्विन, 500 केल्विन, तो इसमें 0.5, 1 केल्विन या 2 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां पर हम इस T1 को T नॉट के बराबर ले सकते हैं। T1 और T नॉट के प्रोडक्ट को इक्वल माना जा सकता है, तो मैं इक्वल माना जा सकता है, तो यहां पर मैं इसको T नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है,
अगेन इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये P0 माइनस P1 अपॉन P0 दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होती है? मोलिकुलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R डेल्टा TB अपॉन T0 स्क्वायर। इसी को अगर अब हम रीअरेंज करें तो डेल्टा TB इक्वल्स टू, ये सारी टर्म्स उधर चली जाएगी, R T0 स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू स्मॉल m। डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये 1 मोल का डेटा है। और कोई भी 1 मोल का जो डेटा होता है अगर आप उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो वो 1 मोल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 ग्राम में। तो यहाँ पर ये डेल्टा H का डेटा भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है यहाँ पर। तो इस मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेके नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या लिख सकते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा H वेपराइजेशन और लेटेंट हीट वेपराइजेशन में डिफरेंस केवल इतना है कि ये डेल्टा H वेपराइजेशन ये पर मोल का डेटा है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये पर ग्राम का डेटा है। इनको अलग अलग नोटेशन से लिखा ही इसीलिए जाता है ताकि जैसे ही आपको LV दिखे समझ जाओ कि ये पर ग्राम का डेटा है, डेल्टा H यानी ये पर मोल का डेटा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये किसी बुक में रूल की तरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जनरली हम इसको इसी तरह से यूज करते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इक्वल्स टू R T0 स्क्वायर, ये टर्म यहां नीचे आ गई तो 1000 LV इंटू मोलरिटी, और इसी को अब हम क्या लिख देते हैं? KB। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। फाइनली वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया, राइट? वही फॉर्मूला एग्जैक्टली, लेकिन इससे हमें केबी की वैल्यू भी पता चल गई। केबी किसके बराबर है? R T0 स्क्वायर अपॉन 1000 LV। फिर से मैं बता दूं, यहां पर ध्यान रखना ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये पर ग्राम होनी चाहिए, चाहे वो जूल पर ग्राम हो या कैलोरी पर ग्राम हो। अगर ये जूल में है तो R की वैल्यू भी जूल में, ये कैलोरी में तो R की वैल्यू भी कैलोरी में होनी चाहिए। T0 क्या है? ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कि कहा जाता है केबी कैलकुलेट करो, ठीक, हम केबी कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम डेल्टा टीबी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स वाला तरीका, ये अप्रोक्सीमेटेड है, जो कि वही फॉर्मूला आ रहा है। और यहां से अगर आप करोगे तो बिना अप्रोक्सीमेशन के भी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इवन बॉइलिंग पॉइंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो ये थी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों अगेन इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलरिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोलरिटी किसकी है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो 1 मोल ग्लूकोज डालो या 1 मोल यूरिया डालो, अगर मोलरिटी 1 है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वही होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर हम आ रहे हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. यस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बट मैं आपको बता दूं, अब जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझना आसान था उतना ही मुश्किल कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना है। ये इतना आसान नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के थ्रू नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। इसको मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं और लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर इसको हम एंट्रोपी से जरूर समझेंगे
इनफैक्ट एंट्रोपी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी समझा जा सकता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझा जा सकता है, बट वो लास्ट में करेंगे क्योंकि अगेन वो सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है, लेकिन उसके लिए पहले एक दो पॉइंट्स हमें और समझने होंगे, तब जाके हम इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये फेज डायग्राम हमने प्लॉट किया था वाटर का इस तरह से, और मैंने आपको कहा था कि ये ट्रिपल पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट बताता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, और ये वाला जो कर्व है वो किसका वेरिएशन बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कैसे वेरी करेगा वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला कर्व ओबी कर्व, हमें फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या मेल्टिंग पॉइंट बोलो, बात एक ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कर्व होता है ओबी कर्व, ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। क्यों ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है, इसका एक फैक्ट तो आपको भी पता है कि प्रेशर चेंज करने पर मेल्टिंग पॉइंट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। जहां अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स ही इन्वॉल्व है तो प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड ही इन्वॉल्व है तो प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। ये तो फिर भी आप कह सकते हो मैंने थोड़ा ज्यादा स्लोप बताया हुआ है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। कितनी वर्टिकल होती है, चलो उसका एक आइडिया देता हूं आपको। ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन और प्रेशर होता है 4.54 mm, 4.54 mm, जबकि हमें पता है 760 mm पर, यानी 1 एटमॉस्फेयर पर जो ये मेल्टिंग पॉइंट कह दो या फ्रीजिंग पॉइंट जो आता है वो आता है 273.15, यानी वाई एक्सिस पर आप 4 mm से 760 mm चले गए, 4 mm से 760, ऑलमोस्ट 180-190 टाइप्स, और यहां पर चेंज केवल कितने का हुआ, 0.01 का। यानी आप सोचो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट में 0.01 का चेंज करना है तो प्रेशर कितना बदलना पड़ रहा है, प्रेशर कितना ज्यादा बदलना पड़ेगा तब जाके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज 0.01 का होगा। वैसे ही हम तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं 273 पॉइंट्स को तो हम वैसे ही कंसिडर नहीं करते। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रेशर चेंज करने पर हमारे लिए तो अगर पर्टिकुलरली बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट प्रेशर आप अच्छा खासा भी बढ़ा दोगे तो हमेशा ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है, सिंस ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल है तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमेशा इस ट्रिपल पॉइंट के आसपास ही आएगा, हमेशा ये फ्रीजिंग पॉइंट ट्रिपल पॉइंट के आसपास ही होगा, क्योंकि ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो इसी के आसपास आएगा। ये तो मैंने दूर दूर दिखा रखे हैं आपको, अदरवाइज तो ये वैल्यू में डिफरेंस तो बहुत कम है। तो सिंस यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो एक अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर करते हैं, इस ट्रिपल पॉइंट को ही हम फ्रीजिंग पॉइंट मान रहे हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी assumed इक्वल टू दी ट्रिपल पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हमने ट्रिपल पॉइंट के बराबर मान लिया, दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों को हमने इक्वल मान लिया, ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। यानी अब ये हमारा जो पॉइंट है, यूं कह सकते हो कि जहां पर ये कर्व और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी को आप ट्रिपल पॉइंट भी कह सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी कंटेनर में पानी है और लेट्स से आपने इसमें कुछ NaCl यानी कोई भी सॉल्यूट डाल दिया और अब हम इसे धीरे धीरे हीट अप कर रहे हैं, वेपराइज कौन होता है? ऑब्वियसली वाटर ही कह सकते हो आप, क्योंकि NaCl तो हम कह रहे हैं सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो वेपराइज नहीं होगा, वो वेपराइज नहीं होगा, सही बात है। तो यहां पर वेपराइज कौन होगा? वाटर। हाँ, लेकिन यही अगर आप बहुत सडनली हीट दोगे ना, सडनली इसको बहुत सारी हीट दोगे तो खैर पानी तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत NaCl भी हो जाएगा।
अगर आप चाहते हो कि केवल वाटर ही वेपराइज हो तो आपको इसको बहुत धीरे 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 हीट देनी पड़ेगी। बहुत धीरे धीरे अगर हम हीट देंगे तो NaCl वेपराइज नहीं होगा, केवल वाटर ही वेपराइज होगा। बट प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो इतना कम NaCl भी वेपराइज होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखो परफेक्टली नॉन वोलेटाइल कोई भी नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत तो NaCl भी वेपराइज हो सकता है, बट वो इतना कम होता है कि हमें नहीं पता चलेगा। तो अगर हम यहां से इसको वेपराइज कर रहे हैं, मान के चलिए धीरे 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 वेपराइज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि NaCl जितना है उतना यहाँ रहेगा, केवल वाटर वेपराइज होता जाएगा, धीरे धीरे वाटर की अमाउंट यहाँ पर कम होती है। उसी तरीके से अगर हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, फ्रीजिंग यहां पर अगर हम कर रहे हैं, लेकिन अब फ्रीजिंग में भी सपोज करो हम इस तरफ से हीट निकाल रहे हैं, केवल इसी तरफ से हीट निकाल रहे हैं और वो भी धीरे धीरे, तो मैं बता दूं यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आइस यहां बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप यहां से हीट निकाल रहे हो तो यहां पर आइस बनना स्टार्ट होगा, फिर आइस की थिकनेस धीरे 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 इस तरह से बढ़ना स्टार्ट होगी। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत स्लोली फ्रीजिंग कर रहे हो तो इस पार्ट में जितना भी NaCl होगा ना वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यानी जो आइस बनेगी उसमें NaCl नहीं होगा, ये प्योर आइस होगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सभी डायरेक्शन से हीट निकालते हैं, सभी डायरेक्शन से हीट निकालते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसके आसपास का पानी फ्रीज हो गया, यहाँ पर कुछ NaCl रह गया, ऐसा भी हो सकता है। कैविटीज बन जाएगी, छोटी छोटी कैविटीज बन जाएगी जिसमें लिक्विड वाटर भी होगा, उसमें कुछ NaCl भी होगा। लेकिन अगर आप बहुत स्लोली इस तरह से एक ही डायरेक्शन से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ कोई कैविटीज नहीं बनेगी और सारा का सारा NaCl ऊपर रहेगा। यानी मैं इसको यूं पुट कर सकता हूं कि जो ये आइस है वो प्योर आइस है, प्योर आइस है, इसमें कोई NaCl नहीं होगा। जैसे आप प्योर वाटर को फ्रीज कर रहे हो उसी तरह से यहां पर भी जो आइस बनेगी वो प्योर आइस होगी। NaCl जितना भी होगा वो ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा। जैसे होता है ना जोन रिफाइनिंग में भी तो यही होता है। जोन रिफाइनिंग में भी तो हम क्या करते हैं कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो लिक्विड में चला जाता है, तो यहाँ पर भी ये NaCl इस लिक्विड में चला जाता है, यानी जो आइस होगी वो प्योर होगी। राइट, याद रखना आइस जो होगी वो प्योर होगी, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये जो ट्रिपल पॉइंट है वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी है। देखते हैं अब इससे हम कैसे समझ सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो अब हमारे को यही दो कर्व बनाने, यही दो कर्व क्यों बना रहे हो? क्योंकि यही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, तो ये हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ये लिक्विड का ओबी का लिक्विड का वेपर प्रेशर, और इसे आप कह सकते हो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर। राइट नाउ हम ये करें कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है T0 और ये वेपर प्रेशर P0, ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये एक्सटर्नल प्रेशर P0। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। इस लिक्विड के अंदर अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी ये का लिक्विड का वेपर प्रेशर ये कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो सॉलिड बनेगा, अभी भी जो आइस बनेगी वो तो उतनी ही प्योर होगी जितनी पहले थी। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कम होगा, लेकिन इस सॉलिड के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कर्व अभी भी वही रहेगा क्योंकि आइस अभी भी प्योर होगी। तो ये वाला कर्व नीचे आएगा और ये वाला कर्व नीचे आएगा, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो यहां नहीं यहां होगा। और ज्यादा सॉल्यूट डालोगे और यहां होगा। ये सॉल्वेंट का कर्व है, ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2, यानी सॉल्यूशन 1 का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरफ जा रहे हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस, आप ग्राफिकली ही इसको समझा सकते हो। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप क्या बोलोगे? ट्रिपल पॉइंट इज सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट। पहला पॉइंट ट्रिपल पॉइंट इज सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट होगा, यानी आप इसे अब आप क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर का कर्व है, ये सॉलिड के वेपर प्रेशर का कर्व है। तो जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो वो लिक्विड में डाल रहे हो, आइस तो अभी भी प्योर है, तो सॉलिड के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वो कर्व यही रहेगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर वाला कर्व नीचे जाएगा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी जहां लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। ये T0, ये T1, ये T2 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
खैर ऑब्वियसली बात है, जेई में पेपर में तो इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछ सकता, तो बट हाँ हमें पता होना चाहिए। फिर से हमें यहाँ पर अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर अब तरीका वही होगा। अब हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि वो और लेंदी हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो तरीका है सही तो है बट काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ उससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम ये फॉर्मूला तो नॉर्मल ग्राफिकली करेंगे। फिर से यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए बी सी डी, ओ ए सी सिमिलर टू ओ बी डी, तो यहां पर डी डी अपॉन सी ए इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ ए, डी बी टी नॉट माइनस टी टू, टी नॉट माइनस टी वन इक्वल्स टू डेल्टा P naught minus P2 upon P naught minus P1. So depression in freezing point is again directly proportional to elevation. Is directly proportional to lowering in vapor pressure. Depression in freezing point is directly proportional to lowering in vapor pressure. और फिर से बाकी की सारी स्टेप्स वही है जो हमने एलिवेशन के टाइम पर की थी। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह m, और यहाँ पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Kf हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको बोला जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। यस, यहाँ पर इसका भी एक नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एक क्रायोस्कोपिक वर्ड जो है कुछ रशियन वर्ड है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि जो रॉकेट में फ्यूल्स यूज किए जाते हैं ना वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास किए जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन वर्ड आपने सुना होगा, तो ये वहीं से वर्ड आया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ। और यहां पर भी इस केएफ का भी एक फॉर्मूला है जैसे केबी का होता है, केएफ इक्वल्स टू आर, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर आर टी एफ स्क्वायर, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, इंटू 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये केएफ का भी फॉर्मूला है, यहां से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा डेरिवेशन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ लिया डेरिवेशन ठीक है, बाकी फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले को यूज करो, क्वेश्चंस करो इनके ऊपर, ठीक है। डेरिवेशन का एक अजम्पशन है, वो सारी बातें अलग है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, फॉर्मूले आपके सामने है, उन्हें आप पुट करो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चंस इन पर बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, सामने सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए है कि नहीं है क्योंकि दो फॉर्मूले तो होते ही नहीं, एक ही फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा फॉर्मूला तो यही यूज होगा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। एक अलग तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको यहां पर अभी बता रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है अलग से, वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करिए वी हैव 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर है जिसमें हमने 1 मोल कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, 1 मोल कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो इसकी मोलिलिटी कितनी होगी 1। मान लेते हैं इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 2, इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हो आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की केबी इंटू एम, इसकी यूनिट तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज है तो दोनों सेम है। मोल्स पर किलोग्राम इधर आएगा तो किलोग्राम पर मोल, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन मोल पर किलोग्राम तो किलोग्राम पर मोल। तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाए यहां पर तो 2 into 1 यानी, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2,
मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो 102 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। अगर टेम्परेचर आपने 102 से कम रखा हुआ है, ये वेपराइज नहीं होगा। सॉल्वेंट मान रहा हूं मैं, पानी है। अब आपने टेम्परेचर लेट से 105 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 105 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कह सकते हो राइट नाउ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 102 था, हमने उससे ज्यादा कर दिया, तो क्या ये सारा पानी वेपराइज हो जाएगा? क्या ये सारा पानी वेपराइज हो जाएगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब वेपराइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या सॉल्यूट वेपराइज होगा? नहीं होगा। केवल सॉल्वेंट वेपराइज होगा, तो सॉल्यूट के जो मोल्स है वो तो वही रहेंगे। हाँ, चेंज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट वेपराइज होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, मोलरिटी जो है वो बढ़ेगी, और मोलरिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो राइट नाउ 102 था, जैसे जैसे वाटर वेपराइज होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 से थोड़ा ज्यादा, 103, 104, और सपोज आपने टेम्परेचर रखा हुआ 105, तो थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी 105 हो जाएगा, और जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 105 हो जाएगा तब वेपराइजेशन रुक जाएगा। यानी पानी वेपराइज तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि और सॉल्यूशन वेपर और वाटर वेपराइज हो, तो आपको टेम्परेचर 105 से भी ज्यादा करना होगा। अब आपने 105 से बढ़ा के 110 कर दिया, फिर से पानी वेपराइज होने लगेगा। ये सब कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, ध्यान रखना। फिर से पानी वेपराइज होने लगेगा, पानी का मास कम होगा, मोलरिटी बढ़ेगी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो 105 था, 106, 107, 8, 9 और 10 हो जाएगा। फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। क्वेश्चन आता है क्या आप 100% पानी को यहां से इवोपोरेट कर सकते हो? तो सोचो एक टाइम आएगा जब वाटर का मास बहुत कम हो जाएगा, यानी ये टेंड्स टू 0 होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। यानी उस थोड़े से पानी को इवोपोरेट करने के लिए आपको टेम्परेचर इनफाइनाइट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आप यहां से 100% वाटर को इवोपोरेट नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली उसको इवोपोरेट नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो रहेगा यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, इससे पहले जो हमने केसेस लिए थे वहां पर दोनों ही लिक्विड थे, ए और बी। तो उसके लिए तो एक रेंज आई थी कि इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर दोनों ही पूरे वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अपर लिमिट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट है हम कह रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इनफाइनाइट है। वो नॉन वोलेटाइल है, हम उसको नॉन वोलेटाइल मान रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इनफाइनाइट है। तो अगर आप लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे वो इवोपोरेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। उसमें से आप सॉल्वेंट को 100% इवोपोरेट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अब यहां पर क्या बनेंगे कि 100% लिख सकते हो। एक लाइन यहां पर लिख दीजिए, कंप्लीट इवोपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, from a solution containing non-volatile solute is impossible. तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि कितना होगा। तो लेट्स से हमने टेम्परेचर यहां पर रख दिया 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया। तो पानी कब तक इवोपोरेट होगा? जब तक इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री ना हो जाए। जैसे 10 डिग्री होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी 110 डिग्री, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो कितना पानी इवोपोरेट होगा अगर वो फाइंड आउट करना है, तो यहां पर जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 10 हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। तो जब ये 10 होगा तो पानी कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं, W × 1000। तो W की वैल्यू यहां से आ गई 200। W की वैल्यू 200, यानी जब 200 ग्राम वाटर रह जाएगा मतलब 800 ग्राम वाटर इवोपोरेट हो जाएगा। तो मोलरिटी यहां से निकाल सकते हो 5, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 10, बॉइलिंग पॉइंट 110, सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम।
यानी 800 ग्राम वाटर इवोपोरेट होगा, 200 ग्राम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कितना पानी इवोपोरेट होगा। सिमिलरली अगर हम इसको हीटिंग की बजाय फ्रीजिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत स्लोली फ्रीजिंग कर रहे हो तो जैसा मैंने आपको बताया केवल प्योर आइस बनेगी, प्योर आइस यहां पर बनेगी, ये हमने डिस्कस किया था। यानी जितना भी सॉल्यूट है वो तो यही रहेगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जो लिक्विड पार्ट है उसमें सॉल्वेंट का मास कम हो रहा है, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे आइस बनती जाएगी रिमेनिंग सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम होता जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, KF इंटू 1/W इंटू 1000 मान लेते हैं, यही सॉल्यूशन है और इसका KF जो है वो भी 2 ही ले लेते हैं, इसकी यूनिट भी वही होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहां पर जैसे जैसे सॉल्वेंट फ्रीज होगा, आइस बनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कम होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगेगा। अगर ये 2 है इनिशियली अगर देखा जाए तो इसका भी इनिशियली अगर हम देखें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2, तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी का, प्योर पानी का 273 केल्विन होना चाहिए, उसकी जगह कितना हो गया 271। अब हम चाहते हैं कि ये पानी फ्रीज हो तो टेम्परेचर हमें 271 से भी कम करना होगा। टेम्परेचर हमें 271 से कम करना होगा, लेट्स से हमने 265 कर दिया, क्या पूरा पानी फ्रीज हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट का यानी पानी फ्रीज होता जाएगा, W कम होता जाएगा, मोलरिटी बढ़ेगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब फ्रीजिंग पॉइंट 265 हो जाएगा, फर्दर कोई फ्रीजिंग नहीं होगी। यहां पर भी क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे कि बताओ अगर हमने इसको 253 केल्विन तक फ्रीज कर दिया, 253 केल्विन तक फ्रीज कर दिया, तो बताओ कितना वाटर फ्रीज होगा? टू 253 यानी कब तक फ्रीजिंग होगी? जब तक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 20 नहीं हो जाता। ये वैल्यू 2 1/W इंटू 1000, W इक्वल्स टू 100। 100 ग्राम बचेगा यानी 900 ग्राम जो है वो फ्रीज हो जाएगा। देखा जाए यही एक ऐसा पार्ट है जो नया क्वेश्चन जो यहाँ पर बनाया जाता है, बाकी तो सब फॉर्मूला बेस्ड है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना। इजीली कर सकते हो आप क्वेश्चंस को। ये एक अलग क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया, और ये थॉट भी आना चाहिए। हालांकि यहाँ थॉट थोड़ा चेंज करना होगा। दोनों लिक्विड का मिक्सचर है, वहां थॉट अलग होगा। दोनों लिक्विड का मिक्सचर है तो वो पूरा वेपराइज हो सकता है, एक रेंज आती है यहाँ पर। अगर एक लिक्विड और एक सॉलिड है तो यहाँ पर रेंज नहीं आएगी। हाँ, एक टेम्परेचर होगा जिससे ऊपर टेम्परेचर करने पर लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा, बट पूरा लिक्विड तो कभी भी वेपराइज नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, ये सब तब वैलिड है जब सॉल्यूट परफेक्टली नॉन वॉलेटाइल हो। परफेक्टली नॉन वॉलेटाइल यानी उसकी वेपराइज होने की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।